हेलो बच्चों, जैसा थंबनेल आपको दिखा, आज का क्लास हमारा है इक्विलिब्रियम 2। इक्विलिब्रियम 1 का वीडियो मैंने 3 पार्ट में इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 3 करके देखा, जिसमें वो हमारा था केमिकल इक्विलिब्रियम। जबकि आज से इक्विलिब्रियम 2 हम आपका स्टार्ट करते हैं और 3 वीडियो हम इसमें भी लगाएंगे। इक्विलिब्रियम 2 आपका कवर करेंगे, यानी कि क्लास 11th के केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर, और ये दिखाता है इसका 73 न्यूमेरिकल्स। अलग अलग चैप्टर में न्यूमेरिकल का संख्या किसी में 22 है, किसी में 24 है, किसी में 30 है, किसी में 18 है, किसी में 21 है, बट इस चैप्टर में देखा जाए तो 73 क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है ओवरऑल इक्विलिब्रियम बड़ा है। तो 2 पार्ट में इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2। तो आज हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम 2, जो कि हमारा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मेन फोकस हमारा है एसिड बेस पर, बट स्टार्टिंग होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जिस यूनिट में हम लोग जाने वाले हैं, मतलब इसमें आयंस का इक्विलिब्रियम होगा। मतलब आयंस टूटेगा अपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा, तो जो टूट के आया और जो टूटा, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। तो इस टर्म को धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम 2 का बात हम लोग चालू करेंगे। क्या सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं, लिक्विड से होता है कि नहीं, गैस से होता है कि नहीं। पहले इस मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे कि आगे का बात हमें समझ पाए। इक्विलिब्रियम 2, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो हमारा यूनिट का नाम है। सबसे पहले सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं, तो 2 जवाब है, हाँ और ना। अगर होता है यस, तो उसका नाम होगा कंडक्टर। कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कैरियर का काम करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है रड का एक एंड से दूसरे एंड में। एग्जाम्पल बोलेंगे तो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, स्टील, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब नहीं करता है, तो ये हो गया इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। और इलेक्ट्रॉन इज बैंडेड, उसके इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। तो जब कैरियर ही बना हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल में कुछ लिख दिया है, वुड, वूल, पेपर, स्टोन, ETC आर द इंसुलेटर्स। तो बात अगर हम लोग सॉलिड पे किए तो लिक्विड पे भी बात करते हैं। क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं, तो यहाँ भी 2 बातें हैं, हाँ और ना। अगर हाँ है तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें कैरियर का काम करता है फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाती है और वही आयन कैरियर का काम करती है। एग्जांपल में HCl टूटेगा H+, Cl- आयन में। H2O टूटेगा H+, OH- आयन में। नाइट्रिक एसिड टूटेगा H+, NO3- आयन में। तो यही आयन टूट के रिलीज होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है। और अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है तो उसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉट आयन, इसमें आयन प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट आयंस, आयन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे बेंजीन लिक्विड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बात सॉलिड लिक्विड पे की है, तो गैस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो यहाँ भी 2 बातें आ गई, हाँ और ना। होती है वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो कि हमने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, डिसार्टिव एक्सपेरिमेंट में देखा है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उस ट्यूब को अगर आप देखे होंगे, इस टाइप का ट्यूब था, 2 इलेक्ट्रोड दोनों साइड लगा दिया था, कुछ गैस डाला था और इलेक्ट्रोड बैटरी से इसको जोड़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाली, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से, और अंदर वैक्यूम पंप लगा के जब प्रेशर को हम लोग काफ़ी रिड्यूस किए थे, तो यहाँ से कैथोड से एक रे दिखा था एनोड की तरफ जाती हुई। तो गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती है, गैस से होती है, बट शर्त है वेरी लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें, जिस कंडीशन पे हम लोग हैं 1 atm के प्रेशर पे, तो नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो ये तो थोड़ा डिस्कस हुआ, सॉलिड से होता है, लिक्विड से होता है, गैस से होता है कि नहीं होता है। होता है तो रीज़न क्या है, एग्जाम्पल्स से बात करेंगे। अब कंडक्शन हमारे पास 2 टाइप की होती है। अगर रड से, वायर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो ये हो गया मेटालिक कंडक्शन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट से हो गया तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब घर में जो हमारा बिजली आ रही है वो तार के थ्रू आ रही है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, तो ये तार के थ्रू आ रही है, वायर के थ्रू आ रही है, तो ये सब है मेटालिक कंडक्शन में। और किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मेटल्स, इधर है कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि कैरियर आर फ्री आयंस। नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है मेटालिक कंडक्शन में, जबकि यहाँ आयन में टूट जाती है, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, आयन में टूट जाती है। नो आइडेंटिटी चेंजेस,
मेटल की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, जबकि आइडेंटिटी चेंजेज, मेटल अपने आयन में टूट के अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, चेंजेज। कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी लो होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटता है मेटालिक कंडक्शन में, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंस है मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में। हमारा कंडक्शन ये है, हम लोग वायर वाले हैं, हम लोग रड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि लैब में या केमिस्ट्री के ज़्यादातर दुनिया में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है। अब 7 डिफरेंशन आपके पास हम लाने वाले हैं, दिखने में सब एक जैसा लगेगा बट एक एक करके सबको हम सुनाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या तो मोल्टेन स्टेट, जो सब्सटेंस अपने एक्वस स्टेट में या अपने मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जबकि इलेक्ट्रोड क्या है, जिस मेटालिक रड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, द मेटालिक रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और बैटरी से कनेक्शन के आधार पर अगर इलेक्ट्रोड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए तो बन गया एनोड, और नेगेटिव से जोड़ दिए तो बन गया कैथोड। तो इलेक्ट्रोड तो रड ही होता है। रड 2 टाइप की हो जाएगी, एक बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा एनोड बन गया, बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा कैथोड बन गया। तो मेटालिक रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए इलेक्ट्रोलाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयन में टूटने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को, फिनोमिनन को, घटना को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन, इनटू आयंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिस डिवाइस में, जिस कंटेनर में, जिस डब्बा में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप की होती है। हमने सुना है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटती तो है, बट किस तरीके से टूटेगी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो द इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट माने इनटू ऑन कंस्टिट्यूएंट आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली टूटेगा, पूरी तरह से टूटेगा, 100% टूटेगा, तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका होता है 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD मतलब लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से डिनोट होता है, जो कि 100% होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्सली डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, पार्सली कम, हल्का, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 100%। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, और 100% से थोड़ा भी घटेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी। लास्ट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का स्टेटमेंट में खाली डू नॉट लगा देंगे, इलेक्ट्रोलाइट के स्टेटमेंट में खाली डू नॉट लगा देंगे, हो जाएगी। द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट, वही लिखा है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देखा जाए तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के थोड़े अभाव होते हैं, तो कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको हम दिखाते हैं। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 100% होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के थोड़े अभाव होते हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस में डालेंगे तो टूटेगा कंप्लीटली 100% और सीधा एरो से दिखाया जाएगा, सिंपल एरो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में टूटेगा, उसका जो एरो होगा रिएक्टेड प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम तीर के साथ और ये सिंपल तीर के साथ। इसका अल्फा होता है लेस देन 100%। कुछ एग्जांपल, एसिटिक एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको एक्वस में डाला, इक्विलिब्रियम में CH3COO- और H+। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCN भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनिया भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम में टूटा NH4+ OH-। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4+ Cl-, सिंपल तीर में टूट रही है, KCl, K+Cl- एक्वस तीर में टूट रही है। बट एक से ध्यान दीजिए, आयन हमेशा एक्वस में रहेगा, एक्वस। अब आगे बात हम लोग करते हैं। देखिए, बेसिकली बहुत सारे टीचर लोग का कहना है कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन दोनों सेम है। डिसोसिएट होना, टूटना, और आयोनाइज होना, आयन में टूटना, ये दोनों सेम है। लेकिन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर वर्ड को आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए।
डिसोसिएशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयन का सेपरेट होने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का वाटर में आयंस में सेपरेट होने के प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं, जबकि प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एक बार फिर से, किसी आयनिक सॉलिड का वाटर में आयंस में सेपरेट होने के प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना आयन में व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अगर दोनों को थोड़ा हल्के मिले तो दोनों टूटता है, दोनों में टूटना हुआ, दोनों में आयन में हुआ, बट इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन वाटर, तो दिस इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। ऐसे दोनों को हम लोग बेसिकली एक ही बात करते हैं, डिसोसिएशन आयोनाइजेशन दोनों सेपरेट ही होता है, बट अगर कहीं बात हो कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस से दोनों में डिफरेंस होती है, एक आयनिक सॉलिड का केस है और एक मॉलिक्यूल्स का केस है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो आयोनाइजेशन, इस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 10 किलो आयनिक सॉलिड लिया, उसको डिसॉल्व किया और उसमें से 6 किलो डिसोसिएट हो गया, तो लिया कितना 10 किलो, लिया कितना 10 किलो, आयोनाइज हुआ कितना 6 किलो, तो जितना हुआ बटा जितना लिया इंटू 100, यानी 6 बटा 10 इंटू 100, ये हो गया 60%, तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। It is the fraction of, it is the beta of, it is the ratio of, it is the fraction of total number of molecules of electrolyte dissolve, total number of molecules of electrolyte dissolve that ionize at equilibrium, that ionize at equilibrium is called degree of dissociation या तो degree of ionization. The fraction of total number of molecules of electrolyte dissolve that ionize at equilibrium is called degree of dissociation. इसका वर्क करते हैं, let a weak electrolyte AB dissolve in water, C be their concentration and alpha is the degree of dissociation। मैंने लैंग्वेज माना। अब आइए, ए भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक्वस में डाला, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम में टूटा, A प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया था C, जबकि प्रोडक्ट का तो 0-0 होगा क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट तो था नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कुछ घटा, इसका बढ़ा, तो चूंकि बराबर मोल में है तो जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, तो था कितना C, घटा कितना C अल्फा, तो बचा कितना C माइनस C अल्फा, इसका आया C अल्फा C अल्फा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि पिछले चैप्टर में आप KC लिखते थे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू A प्लस का कंसंट्रेशन B माइनस का कंसंट्रेशन बाई AB, प्रोडक्ट वाला ऊपर रिएक्टेंट वाला नीचे। तो इक्विलिब्रियम पे A प्लस का कितना है C अल्फा, तो मैंने लिखा C अल्फा, B माइनस का कितना है C अल्फा, तो इसका भी मैंने लिखा C अल्फा, बाई रिएक्टेंट का कितना C माइनस C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बाई नीचे C को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस अल्फा, C को बाहर निकाले 1 माइनस अल्फा, एक C को एक C से काट दिया तो बचा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इसको थोड़ा सीरियस होकर देख लीजिए क्योंकि क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में करीबन 3-4 न्यूमेरिकल में ये अप्लाई हो रही है। इसका नाम है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, जहाँ K है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C है कंसंट्रेशन और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट अगर बात थोड़ा करते हैं फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो काफ़ी कम होगा, काफ़ी कम डिसोसिएट होगा वो। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो 1 में अगर वेरी स्मॉल हम घटाएंगे तो लगभग 1 ही मिलेगा। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई नीचे 1, तो यहाँ से K बटा C करके अल्फा स्क्वायर का इस पर हम चढ़ा दिया रूट, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू K बाई C का होल अंडर रूट। अब यहाँ से क्या दिखता है, K तो कांस्टेंट है, अल्फा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C के है, यानी कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा डिसोसिएशन उतना कम होगा। हमने ये बोल रहा है, इन्वर्सली रिलेशन है, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा डिसोसिएशन उतना कम होगा, और कंसंट्रेशन जितना कम होगा डिसोसिएट उतना ज़्यादा होगा। अब तो ये तो हो गई हमारी कुछ स्टार्टिंग बातें, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट अब हम लोग पैर रखते हैं एसिड बेस में। तो एसिड बेस में जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, कितने आधार पे हम लोग 9-10 में आप कर रहे थे, आप लोग बेसिकली खट्टा मीठा और एक लिटमस पेपर देख रहे थे। बट अब कुछ न्यू कंसेप्ट आएगी, खट्टा मीठा तो वहीं तक चलेगा जहाँ तक कोई फूड का आइटम है, बट किसी केमिकल को टेस्ट लेकर नहीं बताया जा सकता है, वो पॉइजनस भी तो हो सकती है। तो एसिड बेस कंसेप्ट में सबसे पहले चलेंगे टेस्ट पर। एसिड वो है जो स्वाद में खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट, और बेस में बीटर, कड़वा होता है। ये तो हो गया खट्टा मीठा, 10th में आप देखे थे।
एक लिटमस पेपर कंसेप्ट है, जो ब्लू को रेड कर देगा वो एसिड है, जबकि जो रेड को ब्लू कर देगा बेस है। जो ब्लू कर देगा, जो बी कर देगा वो बेस है। ये ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया दोनों ओल्ड कंसेप्ट या बच्चों का कंसेप्ट। अब हम लोग के पास जो कुछ कंसेप्ट है, पहला आर्हेनियस कंसेप्ट, बड़ा फेमस कंसेप्ट, सीरियस। आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होते हैं द सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों डोनेट करते हैं, H+ आयन, एक OH- आयन, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में ही करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे HCl को एक्वस में लिया तो H+ + Cl- आयन, और जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया सब जगह पे आपको एक्वस लिखना है, बट चूंकि हम एक्वस बार बार लिखते हैं तो गंदा दिखता है, इसलिए मैंने डॉट का इशारा किया है। एक्वस 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 एक्वस, सब में डॉट है, सब में एक्वस आपको लगाना है। मीन्स डॉट मीन्स एक्वस, ये इशारा कर दिया, ये पूरे घटना में वही है, डॉट मतलब एक्वस। HCl को एक्वस में डाला H+ Cl-, HNO3 को एक्वस में डाला तो H+ NO3 के ऊपर एक माइनस, H2SO4 को एक्वस में डाला तो 2H+ + SO4 पे डबल माइनस, एसिटिक एसिड को डाला तो CH3CO- H+, यानी कि सारे को अगर एक्वस में डाल रहे हैं तो H+ हमको मिल रही है, H+, इसका मतलब ये सारे एसिड है, एक्वस में डालने पर H+ आयन डोनेट कर रहे हैं। इधर देखते हैं, NaOH को एक्वस में डाला, KOH को एक्वस में डाला, CaOH का होल 2 को एक्वस में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस में डाला, तो सब हमको दे रहा है Na+OH-, K+OH-, Ca2+ 2OH-, NH4+ OH-। तो इसने सबने OH- आयन दिया, कहाँ दिया? एक्वस में। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये लोग बेस है, जो H+ आयन दे एक्वस में, जो OH- आयन दे एक्वस में। लेकिन जो इजिली H+ देगा, स्ट्रांगली H+ देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेट से देगा, पार्सली देगा, कम देगा, वीक एसिड। एसिड H+ देगा तो जरूर, बट देने का एक्सटेंट क्या है, मात्रा क्या है? इजिली देगा स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट से देगा वीक एसिड, पार्सली देगा वीक एसिड। सेम बात बेस में, जो इजिली या स्ट्रांगली OH- आयन देगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो लेट से देगा, पार्सली देगा, कम देगा, वो वीक बेस। तो आर्हेनियस कंसेप्ट तो ठीक ठाक है। क्या इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है? हाँ, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, जैसे एसिड सच एज SO2 SO3 बहुत अच्छे एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत अच्छे एसिड है, बट आर्हेनियस कुछ नहीं बोल पाएंगे। रीजन क्या है? आर्हेनियस सर ने क्या बोला था, जो H+ आयन दे, लेकिन इसमें तो H+ है ही नहीं, तो इसके बारे में कुछ आइडिया उसके पास नहीं है। नो आइडिया, कोई आइडिया उनके पास नहीं है। कुछ बेस का एग्जांपल, अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब बहुत अच्छा बेस है, बट ये OH- आयन कैसे देगा? तो इस सब में उनके पास कोई आइडिया नहीं है। और एक बात और, क्या सारे सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, सबके संभव नहीं है। तो इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन का ही बात किया था। अगर किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आर्हेनियस वहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। तो कुछ लिमिटेशंस ऑन एक्वस सॉल्यूशन डिस्कस, ये एक्वस पे ही डिस्कस किया। तो कुछ एसिड जिसमें H+ नहीं है कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ बेस जिसमें OH नहीं है ये नहीं बोल पाएंगे। तो कुछ लिमिटेशंस आप आर्हेनियस का रखिए। अगला कंसेप्ट आ रहा है मेरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, वेरी फेमस कंसेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर आपका 35, 36, 37, 38, 39, इन सब का संबंध सिर्फ इससे है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी दो अलग आदमी है, साथ में विचार दिए। इन्होंने क्या बोला? एसिड विच डोनेट H+, और H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। वो सब एक प्लस कर दे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ एक प्रोटॉन, तो H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनेट करे एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे बेस। तो इन्होंने डोनेट और एक्सेप्ट पे बात किया, बट एक्वस का बात कहीं नहीं किया। ये थोड़ी अच्छाई है, एक्वस पे बात नहीं की। ये बोले जो H+ दे दे एसिड और जो H+ ले ले बेस, जो H+ दे दे एसिड, जो H+ ले ले बेस, ये बात बोले। कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। HCl रिएक्ट विद वाटर, तो जब ये दोनों को रिएक्ट किए तो इसने H+ दिया, इसने लिया, इसने दिया, इसने लिया, और लेके हो गया H3O+, और ये दे के हो गया Cl-। अब थोड़ा गौर कीजिए, इसका एक पेयर बनाते हैं। HCl हो गया Cl- और H2O हो गया H3O+, ये दे के और ये लेके, तो ये दोनों का एक पेयर बना। इस पेयर को बोलेंगे कंजुगेट पेयर। अच्छा, इसने दिया कि लिया? HCl H+ दिया तो एसिड, इसने लिया तो बेस। अब इधर से देखिए H3O+ हो गया H2O, तो ई दिया कि लिया? ई दिया, तो ई हो गया एसिड, ई हो गया बेस। तो कंजुगेट पेयर में हमेशा एक एसिड बेस होगा। देखिए एसिड और बेस, एसिड और बेस।
एक और एग्जांपल, अमोनिया रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर ने दिया, इसने लिया, ई एसिड ई बेस, ई दे के हो गया OH माइनस और ये लेके हो गया NH4 प्लस। तो बेस का इस एसिड के साथ और इसका बेस के साथ, क्यों? देखिए अब इधर से सोचेंगे तो NH4 प्लस दिया, NH3 में कन्वर्ट हो गया, तो दिया तो एसिड, OH माइनस लिया H प्लस H2 में कन्वर्ट होने के लिए तो ये बेस हो गया। तो ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है, ये कंजुगेट पेयर, ये कंजुगेट पेयर। बट एक सवाल है, कंजुगेट पेयर क्या होता है? कंजुगेट पेयर विच आर डिफर टू ईच अदर बाय H प्लस। अगर आप मेरा कंजुगेट पेयर है या हम आपके कंजुगेट पेयर हैं तो हम लोग दोनों में डिफरेंस केवल H प्लस का होगा, केवल H प्लस का होगा। एक दो कंजुगेट पेयर में सिर्फ डिफरेंस आपस में H प्लस का होता है, और उसमें भी अगर H प्लस ज़्यादा होगा तो कंजुगेट एसिड कहलाएगा, और H प्लस अगर कम होगा तो कंजुगेट बेस कहलाएगा। कंजुगेट पेयर में डिफर आपस में केवल H प्लस का होता है, जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा कंजुगेट एसिड, जिसमें कम होगा कंजुगेट बेस। लेकिन एक ट्रिक, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 में लगभग यही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नहीं, 34 तो इक्विलिब्रियम वन का, 35, 36, 37, 38। कंजुगेट एसिड के लिए H प्लस जोड़ना है और कंजुगेट बेस के लिए H प्लस घटाना है। ये लाइन को 2 बार सुन लीजिए, मैंने क्या बोला? कंजुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करना है और कंजुगेट बेस के लिए OH माइनस करना है। अब कुछ एग्जांपल हम रख रहे हैं, जैसे OH माइनस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट एसिड मतलब H प्लस जोड़ देंगे तो H2 हो जाएगा। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? O पे 2 माइनस होगा। क्यों? देखो यहाँ पर क्या जोड़ा? H प्लस, तो प्लस माइनस को न्यूट्रल किया, H बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या निकाले? H प्लस। H प्लस अगर निकालेंगे तो एक माइनस और बढ़ेगा, तो एक माइनस तो पहले था, 2 माइनस हो गए। अब HSO4 माइनस बाई सल्फेट आयन, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? H हटाएंगे तो SO4 तो बचेगा, बट एक माइनस है, एक माइनस और आ जाएगी। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? H2SO4। H प्लस बढ़ा तो प्लस माइनस को खत्म किया, तो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड के लिए H प्लस जोड़ना है, कंजुगेट बेस के लिए H प्लस घटाना है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्राउन कंसेप्ट, खट्टा मीठा और आपका लिटमस पेपर कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और आ रही है, लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट के मुताबिक इसमें क्या बोला? जो लोन पेयर देगा, लोन पेयर जो लोन पेयर देगा बेस और जो लोन पेयर लेगा एसिड, इन्होंने बात लोन पेयर पे किया, देने लेने पे। एसिड विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करे एसिड। बेस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर डोनेट करे। आइए देखते हैं लोन पेयर कहते हैं किसको है? अमोनिया, सेंटर एटम नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 7, 2, 5, 5 है, 3 तो हाइड्रोजन से सेट हो गया। ये देखिए पेयर बचा हुआ, दिस इज लोन पेयर। तो लोन पेयर जो देगा, और देगा कौन? जो रिच आदमी होगा। और रिचता का पहचान 2 तरीके से होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो सब तो रिच है, ये लोग दे सकता है, बेस का काम करेगा। और कुछ अंदर से रिच होते हैं, जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर, फॉस्फीन के पास एक लोन पेयर, वाटर के पास 2-2 को लोन पेयर है, इसके पास 2-2 को लोन पेयर है। तो गौर कीजिए, ये सब के पास लोन पेयर है इसलिए देगा, और ये लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है इसलिए देगा, और जो देगा वो बेस। और जिस पे प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, कमी वाला होता है, कम होता है, तो ये लोग लेगा, ये लोग एसिड है। और इस सब का अगर खोल के अंदर हम लोग देखें तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ले सकता है, लेगा। और ये तो गरीब आदमी है, ये लेगा ही। तो जो लोन पेयर लेगा वो एसिड, और जो लोन पेयर देगा बेस। तो कुछ एग्जांपल आपके पास आएंगे, आपसे पूछेगा ये कंजुगेट, ये क्या नाम है, लिविस एसिड है कि बेस, लिविस एसिड है कि बेस। तो हम देखेंगे अगर प्लस चार्ज हो तो लिविस एसिड, और माइनस चार्ज हो तो लिविस बेस, और लोन पेयर एक्स्ट्रा उसके पास है तब तो लिविस बेस, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब तो लिविस एसिड। तो ये हो गया लिविस कंसेप्ट। अब हम लोग लास्ट आते हैं पीएच कंसेप्ट में। पीएच कंसेप्ट, ऐसे पीएच का रियल फुल फॉर्म है पोटोन्ज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ग्रीक वर्ड है पोटोन्ज, रियल वर्ड है पावर। इसका स्टेटमेंट क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। कुछ बुक में लिखेगा pH इज इक्वल टू माइनस H3O प्लस का कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। बट हम तो ये आपको सुझाव ये देंगे, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, छोटा है, सुंदर है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 41, 42 में क्या किया है? एक क्वेश्चन में सॉफ्ट ड्रिंक का डिस्कस करके H प्लस का कंसंट्रेशन दिया, तो उसका pH मांगा है, उसका pH मांगा है, 2.42 निकाल के दिया। और एक में pH दिया है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मांगा है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको सीधी बात है, लॉग एंटी लॉग का जानकारी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। लॉग एंटी लॉग आपको सीखना पड़ेगा। तो एक वीडियो मेरा आप लॉग पे देख सकते हैं, या क्लास में आप लॉग पे बात कीजिए। कैसे बनाएंगे? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन।
माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन में डाल दिया 3 इंटू 10 टू पावर -3, माइनस को बाहर छोड़िए, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ log 10 टू पावर -3 के जगह पे लाया -3, क्योंकि -3 log 10 1 -3 बचा, और log 3.8 का log मैंने देखा तो 0.5798 है, इससे घटाया तो आया -2.42, ई माइनस से बाहर का माइनस कर दिया, आंसर है आपका 2.42। इधर इसमें pH दिया हुआ है, H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा, यहाँ पर एंटी लॉग का चक्कर है, pH मैंने रखा 3.76, यहाँ था माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, इस माइनस को इधर किया और फिर इसका एंटी लॉग देखा। बट एक लाइन ध्यान दीजिए, नेगेटिव डाटा का एंटी लॉग आप नहीं देख सकते हैं, नेगेटिव डाटा का एंटी लॉग आप नहीं देख सकते हैं, इसको प्लस करना पड़ा, 4 से जोड़े 4 से घटा, ये दोनों में सेटिंग किए, 2.42 आया, इसका एंटी लॉग देखें 1739 आया, एक के बाद डेसिमल इंटू 10 टू पावर -4, H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया इतना m। ये तो था हमारा pH कंसेप्ट, बट कुछ pH वैल्यू आपके लिए रख रहे हैं, जैसे NaOH का pH, कंसंट्रेटेड NaOH 15, लाइम वाटर 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, ब्लड का 7.4, टीयर का 7.4, सलाइवा का 6.4, टोमेटो जूस का 4.2, विनेगर का 3, कंसंट्रेटेड सेल का -1, यानी कि 7 है तो न्यूट्रल है, और जितना वैल्यू घटेगा उतना एसिड बढ़ेगा, और जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना बेसिक बढ़ेगा। मतलब जितना बढ़ रहा है 7 से 8, 9, 10, 11, 12 बेस बढ़ रही है, और जितना घट रहा है एसिड बढ़ रही है। POH क्या होता है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, यानी POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, बिल्कुल सेम है, वहाँ H प्लस था, यहाँ OH माइनस है। अब PH POH में क्या रिलेशन है? एक एक्सपेरिमेंट आपके पास है, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। वी नो दैट Kw इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, और 298 केल्विन पे इसका वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -14। मैंने सब में लॉग लगा दिया, लॉग Kw लॉग H प्लस इंटू में तो लॉग जुट गया, लॉग OH माइनस इधर हो गया -14 लॉग 10, तो लॉग Kw बचा, लॉग H प्लस लॉग OH माइनस इधर -14 लॉग 10 1 हो गया। अब दोनों साइड से मैंने माइनस को रिमूव किया, तो यहाँ माइनस लगा, इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया, इसका मैंने माइनस से मैंने सब में इंटू कर दिया, तो इसका माइनस खत्म। अब ये देखिए क्या मिला, pH, ई क्या मिला, POH, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और दिस इज इक्वल टू PKW। कुछ रिलेशन आप देख सकते हैं, PKW माइनस लॉग KW, PKA माइनस लॉग KA, PKB माइनस लॉग KB, ये आप याद रखिए, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कर रहे हैं। PKW माइनस लॉग KW, PKA माइनस लॉग KA, PKB माइनस लॉग KB, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना आया, 14। अगर हमको pH पता हो तो POH निकाल सकते हैं 14 में घटा के, या POH पता हो तो pH निकाल सकते हैं 14 में घटा के, दिस इज इक्वल टू PKW। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आया था, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, और इसी को जब सॉल्व किया तो प्रूफ किया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इन सब का यूज न्यूमेरिकल में दम भर करना होगा, सिर्फ ये पढ़ने से ये आप नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में ला सकते हैं, बट इस पर न्यूमेरिकल्स बना के हमारा क्लियर होता है कि अगर हमको pH पता है तो POH निकाल देंगे, अब POH पता है तो pH निकाल देंगे, एक ये बात है। और H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, या OH माइनस का कंसंट्रेशन मालूम है तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। 298 केल्विन पर वैल्यू होता है 10 टू पावर -14। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन मालूम है तो इसको इससे डिवाइड मारेंगे, H प्लस का निकल जाएगा, फिर H प्लस का निकाल कर pH के न्यूमेरिकल में डाल सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम 2 का पहला वीडियो था जिसमें आपने बेसिक सारा बात किया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हमारा फोकस होगा Ka क्या है, Kb क्या है, Kw क्या है। इस Kw का डिस्कशन हम वहाँ करने वाले हैं जो बात मैंने किया, Kw क्या है। तो अगला वीडियो Ka, Kb, Kw पे आएगा। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अगला वीडियो उस पर होगा। फिर बफर सॉल्यूशन आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।